डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। प्रश्नों में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न हैं आपकी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं, और आने वाले जो भी एग्जामिनेशन होंगे, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे या बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए प्रश्नों की सीरीज में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो आपका पेपर स्टार्ट होता है तो उसमें देखिए हमेशा सेट में जो होता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न नहीं मिलता है आपको। उसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं। उन चारों विकल्पों में कोई एक सही उत्तर होता है, जिसका चयन करके हमको उसका आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के समाज शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए इसमें जो प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए है संप्रदायवाद, ऑप्शन नंबर बी है उपनिवेशवाद, ऑप्शन नंबर सी है जातिवाद, ऑप्शन नंबर डी है प्रजातिवाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उपनिवेशवाद जो है राष्ट्रवाद के जन्म के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को जनसंचार का कौन सा माध्यम माना जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को जनसंचार का कौन सा माध्यम माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है महत्वपूर्ण माध्यम, ऑप्शन नंबर बी है मुद्रित माध्यम, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य श्रव्य माध्यम, ऑप्शन नंबर डी है अनावश्यक माध्यम। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। तो पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें जो होती हैं वो जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यमों में एक हैं। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन जो दिया गया है, चलिए आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बी एस गुहा, ऑप्शन नंबर बी है एस सी सरकार, ऑप्शन नंबर सी है जे एस हट्टन, ये हट्टन लिखा हुआ है, आप हट्टन हो जाएगा आपका, और ऑप्शन नंबर डी जो है हर्बर्ट रिजले। तो दिए गए इस प्रश्न में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जे एच हट्टन जी ने ही किन्हीं की अध्यक्षता में जो 1931 की भारतीय जनगणना की गई थी। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में चौथे प्रश्न की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, खासतौर पर उन बच्चों पर जो इकोनॉमिकल वीकर हैं। चौथा हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है उद्योग आधारित समाज, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार आधारित समाज, ऑप्शन नंबर सी है कृषि आधारित समाज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कृषि आधारित समाज जो होता है ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं में एक है। तो कृषि आधारित समुदाय, अगर कृषि जैसे कहा जाए खेतिहर लोग हैं तो वहाँ पर मुख्य खेती ही करने का मुख्य काम होता है, मुख्य व्यवसायों में होता है। उसके अलावा पशुपालन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कृषि आधारित समाज जो होता है वह ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता में एक है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यदि आपको और भी ज़्यादा अपने डाउट क्लियर करने हैं या आपको और भी अपना बेस्ट देना है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 257। एक बार फिर सुन लीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 257। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इसमें जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और मैं मार्गदर्शक के रूप में आपके लिए कार्य करूँगा, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। देखिए इसमें ग्रुप में क्या है, कई जिलों के स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं, कई विद्यालयों के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो वो प्रश्नों का आदान प्रदान जो होता है होता रहता है, और जो अपने मॉडल पेपर्स को या उनका प्री बोर्ड का जो पेपर होता है या जो उनके और भी महत्वपूर्ण पेपर का कलेक्शन उन्हें मिलता है, वो नियमित रूप से उसका सॉल्यूशन कराते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उसमें आपको उसका लाभ मिलने वाला है या उसका लाभ आप ही को मिलेगा। तो छोटा सा काम करना है, वो फ्री में है, तो आप ज्वाइन जरूर करें। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा हम लोग का प्रश्न है, पारिस्थितिकी अवक्रमण का कारण क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है वनों का विनाश तथा भूमि का कटाव, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जल स्रोतों की कमी, ऑप्शन नंबर सी है खतरनाक उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए पारिस्थितिकी अवक्रमण के कारण के रूप में सभी को याद किए जाते हैं, सभी ये सभी उसमें से सही हो जाएंगे। वनों का विनाश तथा भूमि का कटाव होता है, उसमें जल स्रोतों की कमी हो जाती है, खतरनाक उद्योग भी इसके लिए कहीं ना कहीं से पारिस्थितिकी अवक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं। तो पाँचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी चारों के चारों ऑप्शन जो है
ये सब सही हो जाएंगे। तो जो A B C सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी है ये करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अपने सभी फ्रेंड्स में इस बात का शेयर कर दें कि यदि ज़्यादा नंबर पर आना तो DJ सर चैनल पर एक बार जरूर है आना, और DJSIR आप लिखेंगे तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा। लगभग 400 वीडियो इस पर कंप्लीट होने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है उसको भी आप ज़रूर देखें, और सभी जो प्रश्नों का कलेक्शन बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, हम लोग का इस बार का जो मिशन ही है अब की बार बोर्ड पर वार, तो इसलिए आप सभी लोग इसका लाभ उठा लें। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी है नगरीकरण, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया इसमें ये सभी। तो देखिए, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक अगर देखा जाए तो औद्योगिकरण ही होता है। ठीक है, तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में सातवें प्रश्न को। सातवां हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया उद्योग एवं व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है कृषि, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है कम जनसंख्या। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उद्योग एवं व्यापार जो होता है नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि जानते हैं कि अब नगरों में ही उद्योग का निर्माण ज़्यादातर होता है और व्यापार के सिलसिले में लोगों को नगरों में आना ही पड़ता है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां हम लोग का प्रश्न है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विकसित कृषि, ऑप्शन नंबर बी है विकसित उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है विकसित व्यापार, ऑप्शन नंबर डी है रोजगार परक शिक्षा का अभाव। तो देखिए, ये प्रश्न तो बहुत ही ईजी है, आप लोग खुद इसका आंसर दें, बहुत ही एकदम आसान इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आठवें प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए, ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन से ही समझ में आ जा रहा है इसमें कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन को मैं एक बार फिर से आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका विकसित कृषि, ऑप्शन नंबर बी है विकसित उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है विकसित व्यापार, ऑप्शन नंबर डी है रोजगार परक शिक्षा का अभाव। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका आंसर हमें ज़रूर दें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की ओर। नौवां हम लोग का प्रश्न है, भारत में जनजाति आंदोलन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सभ्य समाजों से संपर्क, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक शोषण, ऑप्शन नंबर सी है दोषपूर्ण वन नीति, ऑप्शन नंबर डी है यह सभी। तो देखिए, सभ्य समाजों से संपर्क आने पर जो जनजातीय आंदोलन के लिए प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं से जिम्मेदार था कि सभ्य समाजों के संपर्क में लोग आए तो लोगों को समझ आने कि हाँ, वास्तव में हम लोग को और विकसित होने की ज़रूरत है, या हमारे अंदर क्या सुधार चाहिए, या आर्थिक रूप से उनका जब शोषण किया जाता है तभी उनके अंदर ये चीज़ आता है, या वनों की वन नीति जो बनाई गई है वह कहीं ना कहीं से हमारी दोषपूर्ण वन नीति बनाई गई है, जो कहीं ना कहीं से जनजातीय आंदोलन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। तो देखिए, ये सभी जो कारण हैं वो सभी के सभी सही हैं। तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर, और आज के इस सेशन का हम लोग का आखिरी प्रश्न भी है। समाजशास्त्र बहुविकल्पी प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसका यह अंतिम और 10वां प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां हम लोग का प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को श्रेय जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए इनको याद किया जाता है, इसके बारे में हमें बताना है। जो आपका दिया गया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है चिपको आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड की राजनीति में योगदान देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक विकास में गति प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी क्षेत्रों में, यानी जो दिए गए तीनों ऑप्शन है उन सभी के लिए। तो देखिए, सभी ऑप्शन तो नहीं सही हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा, चिपको आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए ही सुंदरलाल बहुगुणा को याद किया जाता है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे क्लास 12 के समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आपको जिस भी सब्जेक्ट्स के या जो भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को आपने अभी नहीं देखा है तो उसे जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को ज़रूर देखते रहें। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आप नियमित रूप से अपनी तैयारी को करें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर दे सकें, और रेगुलरली अपने क्लासेस भी अटेंड करें। शाम को देखिए आपको मिलेंगे लगभग 7 बजे से 8 बजे से और 9 बजे से, लगभग 2 से 3 क्लासेज आपको शाम को जरूर मिलेंगे, 7 बजे 8 बजे और 9 बजे। अभी थोड़ा सा व्यवस्थाएं की निमित्ता है इसलिए आपको लाइव क्लासेज नहीं मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज ही मिलेंगे और आपको प्राइमरी के रूप में वो मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो 7 बजे 8 बजे और 9 बजे आप ज्वाइन जरूर करें और अपनी तैयारी को आप बेहतर करें। जो आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जिस सब्जेक्ट्स का आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन, जो आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्ट्स का वीडियो ज़रूर देख लिया करें। और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं इकोनॉमिकल वीकर, उन पर ज़रूर भेज दें।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया ग्रुप व्हाट्सएप नंबर, उसे ज्वाइन जरूर करें। ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950-690-285-7। इस नंबर को ज्वाइन जरूर करें और जो भी इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट हैं उन सभी पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्रहियों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।